नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी फैमिली का, अपना सभी का ध्यान रख रहे होंगे। तो हम एसएससी सीएचएसएल 2019 का 12 अक्टूबर 2020 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, आज हम उसके मैथ के पोर्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले हम स्वामी विवेकानंद ने जो एक बात कही थी, हम उस पर थोड़ा सा गौर करना चाहेंगे, उस पर ध्यान देना चाहेंगे। विवेकानंद जी ने कहा था, दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गंवा देंगे। दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता होगी कि जितने अच्छे से हम खुद को जानते हैं उतने अच्छे से हमें कोई नहीं जानता। हम जो टारगेट सेट करते हैं उसके लिए हम कुछ प्लान बनाते हैं और उनका इम्प्लीमेंट करते हैं उन प्लान के ऊपर। ठीक है, उन प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोनों को ज़रूरी है कि हम उनका साथ के साथ असेसमेंट भी करें, जो हमने प्लानिंग की है और उस पर जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उन दोनों का असेसमेंट ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि हम डेली के डेली करें। सेल्फ असेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम सेल्फ असेसमेंट नहीं करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने प्लानिंग की है वो सही है, जो हमने प्लान बनाया वो सही है, और जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं जिस पर, वो हम सही राह पर जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेल्फ असेसमेंट करते रहें। दोस्तों, ज़रूरी है कि जब हम रात को सोने के लिए जाएँ, सोने से पहले हम एक बार खुद पर इस चीज़ को ज़रूर देखें कि हमने जो आज दिन में जो भी काम किए, हमने जो प्लान बनाया था उसके जो ऊपर जो हमने काम किया, जो हमें करना था वो हमने पूरा किया कि नहीं किया, जो हमने आज के लिए डिसाइड किया था। फिर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारी, क्योंकि हमारी केवल जिम्मेदारी ये नहीं है कि हमें पढ़ना है, हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फैमिली मेम्बर्स और जो समाज है, हमारे दोस्त हैं हमारे, उनके लिए भी है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारी वजह से हमने आज कुछ ऐसे काम किए जो हम नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, या फिर जो हम थोड़ा और अच्छे तरीके से कर सकते थे, हमारी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा, है ना हमें, या फिर हमने कुछ ऐसे अच्छे काम किए, कुछ अच्छे काम भी किए होंगे हमें, तो उसके लिए हमें खुद को अप्रिशिएट भी करनी चाहिए। और जो हमने गलत किया हमें उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम सुधार कर सकते हैं, उसमें गुंजाइश है तो हम सुधार करें, और नहीं तो हम आगे के लिए ध्यान रखें कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर हम इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे ये हमारी एक हैबिट बन जाएगी। और सेल्फ असेसमेंट के लिए आप देखिए, जितने भी लोग बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर है सब बोलते हैं हमें सेल्फ असेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात का ध्यान रखें। एक बार रात को सोने से पहले, जब भी आप फ्री हों, एक बार ज़रूर देखें कि क्योंकि जो हमने टारगेट सेट किया है, अगर हम अपने प्लान को इम्प्रूव ही नहीं करेंगे टाइम के टाइम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिस राह पर जा रहे हैं वो सही है, जो हमारी प्लानिंग है वो सही है ना। तो ज़रूरी है कि हम अपना सेल्फ असेसमेंट करें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और देखो यहाँ पर भी ये, ठीक है, मैं बीच में एक बात बोलना भूल गया। देखो, हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट इन वीडियो को ये है लेकर के कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओरल क्वेश्चन करेंगे, लिखना हमें कम करना है। जितना ज़्यादा हो सके हम बोल करके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, और टाइम हमें कम करना है। ठीक है, लिखना कम करना है प्लस टाइम कम करना है, ताकि हम, क्योंकि जितना टाइम लिखने में लगता है उसके आधे से भी कम टाइम लगता है हमें क्वेश्चन को बोलने में और सोचने में बहुत कम टाइम लगता है। पता है ना हमारी सोचने की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। तो इसलिए हमें सोच में क्वेश्चन करने हैं, ना कि हमें हर चीज़ को लिखना है। ठीक है, हमारा टारगेट है अभी तो कम से कम 10 मिनट तक लेकर के आना है एक पेपर के 25 क्वेश्चन करने में, और फिर हम उसके बाद कोशिश करेंगे उसको 7-8 तक लेकर के आने की। ठीक है, और हो सकते हैं, करते हैं, बच्चे करते हैं, हम भी करते हैं। ठीक है, तो उसको हमें करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। a+b 11, a भी 15, a² + b² पूछा है। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आप सभी को पता है, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो 11 का स्क्वायर करोगे 121, में से 15 2ab है ना, तो 15 का डबल 30, हमें घटाना है। 121 में से 30 घटाओगे तो 91 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 91 आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1060 - 1045 बटे 1 + 1060 और 1015। ठीक है, वो मुझे हैबिट है क्वेश्चन को पढ़ते के साथ साथ दिमाग में सोल्व करने की, इसलिए मैं कई बार क्या है कि मैं क्वेश्चन को सोल्व करते करते जो एक नेक्स्ट स्टेप है मैं उसके बारे में भूल जाता हूँ। जैसे कहता है 1060 - 1015, तो हमें पता है ये 10a - b का फॉर्मूला है ना। तो 60 - 15 1045, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अगला देखते हैं। ये कह रहा है ऊपर दिया गया एक ग्राफ है, कुल व्यय का आवंटन दिया गया है, ग्राफ का अध्ययन करना है हमें। तो क्या कहता है, ऋणों पर दिए गए ब्याज का व्यय परिवहन पर हुए व्यय से कितना % अधिक है। देखो, जो ऋणों पर हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो 22.5 है, और जो परिवहन पर हुआ है हमारा, ट्रांसपोर्ट पर हमारा हुआ है 17.5। तो दोनों का डिफरेंस 5 का है, तो 5% हमारा आंसर आ गया।
एक व्यक्ति अपनी यात्रा 3 भागों में 18, 20 और 27 किलोमीटर है, इतनी दूरी है उसकी, और चाल है उसकी 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। औसत चाल पूछे। देखो औसत चाल, अगर एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा औसत चाल का, 2xy/x+y। देखो वो फॉर्मूला तब लगता है अगर सेम डिस्टेंस दिया हो और डिस्टेंस हो 2, मतलब a से b से a, या x से y, x से y से x, है ना, वो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। 3 के लिए भी हम लगा लेते हैं, उसमें फॉर्मूले में आगे बढ़ा देते हैं 2xy ऐसे करके, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिना फालतू की और मेहनत हो जाती है, ठीक है। उससे अच्छा यहाँ पे तो खैर वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चाल का बेसिक फॉर्मूला लगाना है। चाल का बेसिक फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो हमें वही लगाना है। दूरी कितनी है, 18, 20 और 27, टोटल हुआ 65। 18 किलोमीटर 6 की स्पीड से 3 घंटे, 20 किलोमीटर 5 की स्पीड से 4 घंटे, 7 हो गए। 27 किलोमीटर गया 9 की स्पीड से 3 घंटे, 10 घंटे हो गए। 65 किलोमीटर 10 घंटों में जा रहे हो, 6.5 की स्पीड है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कहता है प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 30 मजदूर 16 दिनों में करते हैं, 32 पुरुष 20 दिनों में करें तो कितने घंटे कार्य करना होगा। देखो फॉर्मूला होता है MDH/W बराबर MDH/W, ठीक है। M मतलब मैन, D मतलब डेज, H मतलब आवर और W मतलब वर्क, ठीक है। तो हमें क्या करना है, H 8 घंटे, 30 पुरुष और क्या कर रहे हैं 16 घंटों में काम कर रहे हैं, बराबर करना है 32 गुणा 20, ठीक है, और कितने घंटे x। काम हमने 32 में W इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक ही तालाब है, पहले भी एक ही तालाब था, अभी भी एक ही तालाब है, ठीक है। तो केवल सोल्व करना, 16 से 32 कटेगा 2 बार, और 2 से 8 को काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 6 बार, ठीक है। तो 6 आंसर आ जाएगा प्रतिदिन 6 घंटे करके, ठीक है ना। मैं इसको भी ओरल सोल्व करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन कोई बिना फालतू की मेहनत ज़्यादा हो जाती है। जैसे 16 से 32 मुझे पता है 16 से 32 डिवाइड होता है 2 बार, 2 से फिर हम 8 को डिवाइड करते 4 बार, 4 से 20 को डिवाइड करते 5 बार, 5 से कट जाता, तो आंसर हो सकता था ओरल भी सोल्व, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिख करके सोल्व कर दिया। अगला देखते हैं, 3 sec स्क्वायर x - 4 बराबर 0। देखो कुछ नहीं करना, 4 को मैं उधर ले करके जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो sec स्क्वायर x बराबर 4/3, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट चल जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3, है ना। अब सेक में मुझे केवल ये बताओ, सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, सबको पता है 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज दिया है XYZ, ठीक है, उसकी माध्यिकाएं ZL है। देखो इसका साथ के साथ चित्र बनाते जाते हैं, वरना फिर बाद में दिक्कत होती है, ठीक है। ये है हमारा X, ये है हमारा Y और ये है हमारा Z। क्या कहता है वो, एक तो ZL है YM है माध्यिका और ZL है, ठीक है, ZL। तो वो कहता है, तो G पर प्रतिच्छेदित करती है, G है, तो वो कहता है GLM, ये इस छोटे वाले ट्रायंगल का जो ये बना है LMG, ठीक है, इसका इस बड़े वाले से क्या रेशियो है, उसने हमसे पूछा है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं इसकी कुछ वैल्यू मान देता हूँ। 48 भी मान सकते हो, 96 भी मान सकते हो, मैं 96 मानता हूँ ताकि अगर मुझे डिवाइड भी करना पड़े तो थोड़ा सा आसान रहे। वैसे तो 16, 48, 24 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मैं इसे 96 मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ कि पूरे का ये 96। अच्छा मुझे एक बात और पूछता हूँ मैं आप लोगों से, या मैं आपको बताता हूँ। ये ट्राइंगल है, इसमें मैंने ये माध्यिका डाली है, ठीक है। माध्यिकाएँ तो पता है ना, जो जिस सामने वाली रेखा को बराबर बराबर डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये माध्यिका है। तो इस ट्राइंगल में ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है ABC, इस ट्राइंगल में 6 ट्राइंगल बन गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये जो 6 ट्राइंगल होंगे, इन 6 का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो बराबर होगा, ठीक है। 6 का एरिया बराबर होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने XYZ का एरिया 96 माना है, तो जो ये जो एक ट्राइंगल बना GYZ, ये जो एक ट्राइंगल बना, इसका एरिया कितना होगा। आप कह दो कि भाई पूरा 96 है, ठीक है, इसका क्योंकि इसमें तो 2 ट्राइंगल आ रहे हैं, ये आ रहा है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है ना 2, ये 5 और 4 और 5 आ रहे हैं ना इसमें, तो ये 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ठीक है, इसका तिहाई हो जाएगा, ये हो गया 32। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो ट्राइंगल है कौन सा, मैं इस ट्राइंगल को लेता हूँ। मैंने आपसे ट्राइंगल की बात की, XY मैं बात कर रहा हूँ XYZ में, ठीक है, XYZ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो XYZ में ये जो YM है, ये YM माध्यिका है, ठीक है, और माध्यिका है तो इसका मतलब X, Y और M, इसका एरिया कितना होगा 48 हो जाएगा। आधा आधा डिवाइड करेगी ना, ये भी 48 हो गया, ये भी 48 हो गया।
MYZ। जब ये भाई ये वाला जिसमें मैं देखो ये पेंसिल चला रहा हूँ ये 48 है और ये इतना GYZ ये 32 है और पूरा ये 48 है, तो ये कितने का बचा? ये बच गया 16 का। ठीक है, ये बच गया 16 का। अब हमें पता है, अच्छा यहाँ पे मैं चाहूँ तो देखो एक थोड़ा सा शॉर्ट आप लोग क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि जब ये मध्य बिंदु हैं L और M मध्य बिंदु हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने जब सर्वांग हम पढ़ेंगे या मैं आपको पढ़ाऊँगा तो अगर हम देखें तो देखो L जो XL है, XL और XY में जो रेशो बनेगा वो कितने का बनेगा, क्योंकि L तो मिड पॉइंट है तो 1 और 2 का रेशो बनेगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ XM में और XZ में कितने का रेशो बनेगा, आप कहोगे उसमें भी 1 और 2 का रेशो बनेगा। तो जब भुजाओं में 1 और 2 का रेशो बन रहा है तो क्षेत्रफल में कितने का रेशो होगा, 1 और 4 का रेशो होगा। पूरा है 4 मतलब 96 4 के बराबर, 96 तो 1 के बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ XLM ये कितना है, ये है 24। देखो XLM 24 है, ये कितना है 16 है, ये आपका GMZ, ठीक है, ये 16 है। ये कितना हो गया, ये आपका YGZ ये हो गया 32। ऐसे ये भी कितना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 16। तो ये जो बीच का ट्राइंगल बचा, इस ट्राइंगल की वैल्यू कितनी बचेगी, देखो 24 या ऐसे कर लेते हैं 16 और 32 और 16 और ये 16, तो 32 32 64, 64 और 24 88, तो ये बीच की वैल्यू बची 8। ठीक है, तो हमसे पूछा है GLM 8 और पूरा हमने माना था 96, इन दोनों में कितने का रेशो है, 1 और 12 का रेशो है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ इस पूरे को दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब सा हो गया। देखो ये उसने हमें दिया था, ये X है, ये Y है और ये Z है, तो मैंने क्या किया, ये मैंने मिला दिया। ठीक है, हमें पता है जो X ये वाला X ये L है और ये M है। ठीक है, XLM। ठीक है, हमें पता है कि जो L है और M है वो मध्य बिंदु हैं। जब वो मध्य बिंदु हैं तो नॉर्मल सी बात है कि जो इनकी भुजाएं होंगी उनमें 1 और 2 का रेशो चल रहा होगा, किसमें, XLM और XYZ में इनकी भुजाओं में 1 और 2 का रेशो चल रहा होगा। जब भुजाओं में 1 और 2 का रेशो है तो क्षेत्रफल में 1 और 4 का रेशो होगा। ठीक है, तो पूरे का अगर मैंने 96 माना है तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 24। ठीक है, हमें पता है ये बिंदु G है। जब मैंने भी आपको बताया था कि एक ट्राइंगल है, अगर हम इसमें मीडियन मिला देते हैं तो जो 6 ट्राइंगल बनेंगे वो बराबर बराबर बनेंगे, और इसमें तो वो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, है ना, तो ये 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। अब अगर मैं इस पूरे XYZ में देखूँ और YM क्या है, YM क्या है, YM है एक माध्यिका, माध्यिका है तो एरिया को आधा आधा बांटेगी, पूरा 96 का है तो ये कितना हो गया, ये वाला MYZ ये हो गया 48, 48 में से 32 ही है तो ये कितने का बचा, 16 का बचा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कहता हूँ ZL भी क्या है, ZL भी माध्यिका है, तो ये जो होगा LXZ। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये 48 का होना चाहिए। आपने कहा 16, 24 तो है, ये ऊपर वाला हो गया, 16 ये नीचे वाला हो गया, और तो फिर ये कितने का बचेगा, भाई पूरा 48 है, 16 और 24 कितने हो गए, 40। ये कितने का बचा अंदर वाला, ये बचा 8 का। आप कहते हो ये अंदर वाला है 8 का, पूरा बाहर कितने का है, 96 का है। रेशो कितने का बन रहा है, 12 8 96, 1 और 12 का रेशो बनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है आधारभूत ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितने का व्यय हुआ है, 25 का। व्यय परिवहन, परिवहन पे कितने का हुआ है, 17.5 का। पर हुए कुल व्यय का कर, कर पे कितने का हुआ है, 10 का। वह ऋणों पर दिए गए ब्याज, ऋणों पर ब्याज कितने का दिया है उन्होंने, 22.5, 22.5 के साथ कुल व्यय में क्या अनुपात है, देखो 25 और 17.5 कितने हो गए, 42.5, 425 मान लेता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ, 10 और ये कितने हो गए आपके, 325 हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट में हटा देता हूँ। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि 25 का पहाड़ा याद कर लो, जितना याद कर लोगे आप लोग उतना फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, हमें देखो 25 सत्रियम होते हैं 425, है ना, और 25 तेरियम होते हैं 325, तो रेशो कितने का हो गया, 17 और 13 का। 25 का पहाड़ा 40 तक याद कर लो, बहुत बेनिफिट रहेगा। अगला कहता है एक धनराशि का साधारण ब्याज इतनी की दर है, तो बताओ देखो कितना, बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन कहाँ फंसा रखा है, 2/4 करके, 2/4 थोड़ी होता है, 1/2 होता है। 12.5 परसेंटेज टेबल में आपको पता है 1/8 की वैल्यू होती है। ठीक है, 8 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, है ना, वो क्या कहता है, मूलधन के बराबर चाहिए। भाई 1 साल में 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, हमें 8 रुपये का चाहिए, 8 साल लग जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं।
वो कहता है एक विक्रेता 2500 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। मतलब 2500 किसके बराबर है, 2500 बराबर है आपके 80 के। उसने आपसे पूछा 30% की हानि, मतलब 70 के बराबर निकालना है। देखो बहुत आसान है, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये 2500 की जगह पे 2400 होता तो आपको क्या करते हैं, 8 से 2400, 3 और 7 से 21, 2100 आंसर आ जाता। लेकिन आपको 100/100 ऊपर बच रहा है ना, 2500 है ना, तो 100/80 गुणा 70 करना है। तो 100 को अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम अवॉइड कर दें तो 7/8 किसकी वैल्यू होती है, 7/8 की वैल्यू होती है 87.5। ठीक है, तो 2187.5। ठीक है, अगला देखते हैं x + y + z = 100। देखो ये हम सेट कर रहे हैं दूसरा, पहले सेट में भी पेपर आया, क्वेश्चन आया था, दूसरे सेट में भी क्वेश्चन आ रहा है। ये फ़ायदा होता है जब हम प्रीवियस ईयर करते हैं, हमें पता चलता है पेपर वाला कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अब मैं देखो फॉर्मूला पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं बताऊँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करूँगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था x² x³ + y³ + z³ - 3xy ब्रैकेट में x + y + z ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट शुरू, x² + y² + z² माइनस ब्रैकेट में xy + y + yz + zx और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 75 बराबर 15 या 45, उसमें से लेस कर देता हूँ। 75 में से 45 लेस किए, मेरे पास बचे 30 बराबर सामने लिखा हुआ है x + y + z, उसकी मल्टीप्लाई में है, फिर ये x² + y² z² माइनस xy, ये सब माइनस में है। तो 10 से मैं डिवाइड करूँगा 30 को, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला है, केवल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अच्छा जी ठीक है, सबको पता है ना, बोर्ड मास से सोल्व करना है, अंदर से सोल्व करते चलते हैं। 2.5 की गुणा करते हैं 5 में, 12.5 आ गया, 13 में से 12.5 जाएगा, बचेगा आधा। 7.5 की 8 में गुणा करोगे 60 आ जाएगा, 60 में आधा जोड़ोगे 60.5 आ जाएगा। 63 में से 60.5 लेस करोगे तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, 2.5 बचेगा। 2.25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, 0.9 आ जाएगा। ठीक है, 2.1 में 0.9 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, अंदर से सोल्व करते चलना है, बस बच्चों की तरह लिखना है, ऐसे ही ओरली सोल्व करते चलना है। अगला देखते हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई में 5 और 2 का अनुपात है। देखो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में लंबाई + चौड़ाई। ठीक है, तो 5 और 2 7 का डबल करोगे 14, 14 के बराबर 238 दिया है, 14 से डिवाइड करोगे शायद 17 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 17 बार ही होगा ना। उसने क्या पूछा, लंबाई पूछी आपसे, 17 पंजे 85 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, वो कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन हाउ मेनी टाइम्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी पे पूछा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो खर्च कर रहे हैं 5 और सैलरी पे खर्च कर रहे हैं 15, तो टोटल हो गया 20। उसका हमें रेशियो निकालना है किससे, टोटल खर्चे से। टोटल कितना है, 25 और 17.5 कितने हो गए, 42.5, 20 जोड़ दो 62.5, 10 जोड़े 72.5, 5 77.5, 77.5 में 15 जोड़ोगे 92 में 5 यहाँ से ले लिया, 93.5 यहाँ से ले लिया, 93 हो गए, 93 में आप 22 जोड़ोगे तो 115 हो गया। 115 को आपको 20 से डिवाइड करनी है, आधा कर दो। ठीक है, 5.75। नेक्स्ट देखते हैं, PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बना लेते हैं जी। और PQ और ये आपको दिया है उसने 10 और Q उसने दिया है 90। ठीक है, PQR वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो कह रहा है कि PR से इस पर एक लंब खींचा है तो उसकी लंबाई पूछनी है। ये 10 दिया है, ये 10 दिया है। वैसे अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये आप अपने आप निकाल सकते हो, 10√2। नहीं निकाल सकते तो मैं बता देता हूँ, अगर ये 45 दिए हों तो जो वैल्यू होती है एक √2 होती है। ठीक है, 1/√2, 1 के बराबर 10 तो √2 के बराबर 10√2। अब उसने हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है निकालने का, वो फॉर्मूला बना कहाँ से है वो मैं बता देता हूँ, बाकी तो आप खुद ही कर लोगे। देखो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 1/2 QR गुणा QP, 10 गुणा 10, 100 का आधा 50, ये इसका एरिया आ गया। लेकिन मैं इसका एरिया कैसे भी तो निकाल सकता हूँ, PR और ये भी तो इस पर 90 दिया हुआ था, गुणा इसकी मैं वैल्यू, इसका कुछ मान रख देता हूँ, इसका मान उसने कुछ बताया, कुछ नहीं बताया, चलो मैं इसकी वैल्यू D रख देता हूँ, DQ, PR और DQ की मल्टीप्लाई का आधा, ये भी तो इसका एरिया हो सकता है। तो मैं करूँगा 50, या ऐसे ही कर लेते हैं, 10 गुणा 10 का आधा बराबर 10 गुणा x जो हमें निकालना है का आधा, 10√2 सॉरी। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 को √2 से डिवाइड करोगे तो 5√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे इतना सोल्व मुझे करना नहीं था, मैं डायरेक्ट ही सोल्व कर देता। 10 गुणा 10 बराबर 10√2 गुणा x
10 से 10 डिवाइड हो जाना है, 10 को √2 से डिवाइड करना है केवल, ठीक है। तो 5√2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 sin स्क्वायर a प्लस 2 बराबर 0। देखो हमें tan की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, tan में चेंज कर लेता हूँ सारे क्वेश्चन को। कैसे होगा tan में चेंज, मैं cos स्क्वायर से अगर पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 माइनस 3 tan स्क्वायर a प्लस 2 कोट 2 sec थीटा sec a बराबर 0, ठीक है। अब sec यहाँ पे भी, अच्छा मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पर sec स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब sec स्क्वायर को तो हम चेंज कर सकते हैं, क्या होता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो 4 माइनस 3 tan स्क्वायर a प्लस 2, आप कह रहे हो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर यहाँ से हो गया, ठीक है, बराबर 0 चल ही रहा है। अब देखो 4 और 2 तो कितना हो गया 6, ठीक है 6, 3 tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर, कितना बचेगा 1 tan स्क्वायर, वो भी माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है, tan की वैल्यू कितनी आएगी, tan की वैल्यू आ जाएगी √6। ग्राफ दोस्तों की 2 बोर्ड परीक्षाओं में कुल अंकों के प्रदर्शन को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर उस लड़की की पहचान करनी है जिसका अधिकतम सुधार हुआ है। देखो सुनीता ने तो कोई सुधार ही नहीं किया, सुधार किया बीना ने, कितना हुआ 5/85 मतलब 1/17, तो 1/17 5 पॉइंट समथिंग आएगा, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है मीना ने कितना किया है 9/62, ठीक है। इन्होंने कितना किया है 3/89, छोड़ देते हैं, मतलब 3/79। नेक्स्ट है 14/72 और नेक्स्ट है 10/76। देखो 10/76 को भी मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि 14 से छोटी वैल्यू है और 72 है और वहाँ पर 76 है, तो वो वैल्यू भी बड़ी हो गई, तो नॉर्मल सी बात है जो वैल्यू है वो घटेगी, है ना। तो मुझे 9/62 और 14/72 में देखना है कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। देखो अगर थोड़ी सी देर के लिए मैं देख लेता हूँ, ये 62 की जगह पे 63 होता तो 9/63 1/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14.2857 जो होती है वो वैल्यू होती, लेकिन ये 62 है तो उससे हल्की सी बड़ी होगी, है ना। अब ये 14/72 है, अगर ये 72 की जगह पे 70 होता तो 14/70 1/5, ठीक है 20 के आसपास वैल्यू हो जाती। ये बड़ी है, ये 70 से बड़ा है थोड़ा सा, 72 है, तो 20 से समथिंग होगी, थोड़ी सी छोटी होगी वैल्यू, मतलब 19 पॉइंट समथिंग होगी वैल्यू। तो कौन सा बड़ा है, देखो ये 19 पॉइंट समथिंग होगी, ये 14 पॉइंट समथिंग होगी, तो बड़ी कौन सी होगी 19 पॉइंट समथिंग, मतलब अलका की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा सुधार हुआ है अलका में। अगला देखते हैं, एक चित्र दिया गया है, एल जो है वो उसका केंद्र है, एल और ये 90 बना रहे हैं, इसका क्षेत्रफल 36 है। देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इसका, क्योंकि ये दोनों 90 बना रहे हैं, तो जहाँ पे 90 बनाते हैं तो वही लंबाई आधार और ऊंचाई होते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हुआ होगा 1/2 r²। उसकी वैल्यू कितनी दी है 36, तो r² कितना हो गया 36 का डबल 72। उसने हमसे पूछा क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, वो क्या होता है πr², r² की वैल्यू आपके पास है ही 72, तो वैल्यू कितनी आ गई, आंसर कितना आ गया 72 पाई। 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड करोगे तो क्या शेषफल बचेगा। शेषफल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सही कर लेना। देखो इसके लिए एक तरीका है, जो फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूँ। अगर a को a+1 से, a की पावर n को अगर a+1 से डिवाइड किया जाए और n आपका सम हो, n आपका सम भी हो सकता है और n आपका विषम भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर n सम है तो हमेशा एक शेषफल बचेगा, और अगर n विषम है तो हमेशा n ही से जो a होगा वो ही आपका शेषफल बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। 77 की पावर 77 को अगर मैं 78 से डिवाइड करूँगा तो क्या, क्योंकि पावर क्या है, पावर इसकी विषम है, तो शेषफल a ही बचेगा, मतलब 77 ही शेषफल बचेगा पहले में तो। और 77 को जब आप 78 से डिवाइड करोगे तब तो 77 बचना ही बचना है, तो 77 प्लस 77 को आपको 78 से डिवाइड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ 77 में से एक इसे दे देता हूँ, ये 78 हो जाएगा, 78 से 78 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ के 76 हमारे शेषफल बच जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना लेकिन, ठीक है, ये याद रखना कि अगर सम होगा तो एक शेषफल बचेगा, विषम होगा तो एक ही शेषफल बचेगा। अगला देखते हैं, मोहन किसी वस्तु को खरीदने पर उस पर 20% के डिस्काउंट देता है यदि वह वस्तु पर 35 की वृद्धि करके अंकित करता है। मतलब 100 की वस्तु पर 135 लिख दिए, 135 का 20% 27 की डिस्काउंट दे दी, 108 में बेच दिया, तो फ़ायदा कितने का कमा रहा है 8 का। अगला देखते हैं,
एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 का जो औसत है वो 35 है, पहले 12 में औसत 45 है। देखो मतलब आगे के जो 20 मतलब उसने क्या किया, 12 मैचों में उसने 10-10 फालतू बनाए, 120 फालतू बनाए। वो 120 रन कहाँ पे उसने त्याग दिए, वो उसने न्यौछावर कर दिए बाकी के 8 मैचों पे। तो 120 पे 120 करे हैं 8 पे, 1 पे 15 किया है। तो मतलब वो जो 35 हुआ है एवरेज, वो कब हुआ है, जब उसने उन्हें 15-15 उन 12 से मांगे हैं। मतलब वो खुद तो 20-20 लेकर के आए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। 3600 की राशि सीमा, कोमल और रीता में बांटनी है। कोमल और उसमें रेशो कितने का है, 1.5-2 का कोई, ठीक है 1.5 और 2 का, लेकिन इसे सही कर लेते हैं, 3 और 4 का इनमें हो गया। ठीक है, और इन दोनों में कितने का हो गया, 4 और 5 का हो गया। अच्छी बात है, उसने कोमल को बराबर बराबर दिया है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो 3 4 5 कितना हो गया, 3 और 4 7 5 12, 12 के बराबर 3600, 1 के बराबर 300। उसने हमसे रीता मतलब 5 की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, 1500 आंसर आ गया। अगला देखते हैं। a माइनस बी 4 है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर 88 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने के तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, a माइनस बी और a प्लस बी करना होता है। a माइनस बी दिया है, हमें a प्लस बी निकालना पड़ेगा। a प्लस बी निकालने के लिए उससे पहले हमें चाहिए a b की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूँ। 4 की क्यूब कितनी हो गई, 64 बराबर 88, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए, और ब्रैकेट में a माइनस बी जो है हमारा 4। तो 64 में से 88 जाएंगे, हमारे कितने बचेंगे 28, 28 वो भी माइनस के, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। 3 चौक नहीं, मैंने गलत कर दिया, 64 और 88 डिफरेंस आएगा 24 का। 24 को 3 चौक 12 से डिवाइड करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2। हमें फॉर्मूला पता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है, 4, 4 का स्क्वायर 64 प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आई थी 2, 4 दूनी 8। ठीक है, 16 और 8 कितने हो गए हमारे 24। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 24 का अंडर रूट, ठीक है, गुणा ये कितना है 4, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 तो 4 ही रहेगा। 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√6। तो आंसर कितना आ गया 8√6। एक धावक 40 की स्पीड से दौड़ रहा है, 30 की स्पीड से दौड़ने लगे तो प्रतिशत में कमी पूछ रहा है। देखो 10 की कमी हो जाएगी, 40 में 10/40, 1/4 कितना होता है 25%। वृत्त का केंद्र O दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन पिछले साइड में भी आया था, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, पहले मैंने पिछली बार बताया था आपको, ठीक है, वहाँ से देख लेना। तो हमें क्या करना है, केवल ए बी कितना दिया है 15, बी भी कितना दिया है 9, तो बाकी का कितना बचा 6। तो 6 निम्मा 54 को सी पी हमें करना है सी पी गुणा पी डी। सी पी की वैल्यू कितनी दी है 3 गुणा x, तो कितना आ जाएगा 18 आंसर, पी डी पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।